तीन चीज़ों पर गौर कीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इस दौरान भारत ने जो कारगिल के दौरान एक समस्या हुई थी, उस समस्या से एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त करी। कारगिल में समस्या ये हुई थी कि उस समय अमेरिका का जीपीएस का प्रयोग भारत की आर्म्ड फोर्सेस करती थी। उस जीपीएस के प्रयोग से अमेरिका ने उसमें अड़चनें पैदा करी। जीपीएस के डेटा को सिलेक्टिवली ब्लाइंड करा और डेटा हमारे साथ शेयर नहीं करा कारगिल के दौरान। इससे प्रूव होता है कि अमेरिका भारत के कितने हित में काम करता है, जो कि आज कोई पहली बार नहीं मैं बोल रहा, कई वीडियोस में आपके साथ इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आकाश तीर जो हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ किया, उस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए जो रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस हमारी आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड की जा रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर में काम आई, वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेविक सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। तो ये पहली बात तो एक इम्प्रोवाइजेशन है हमारे प्रीवियस मिस्टेक से, जिसके ऊपर हमने वर्क करके एक टेक्निकल इंटेलिजेंस लेवल पर सुपीरियोरिटी शो करने की कोशिश करी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी पाकिस्तान के नर्चर्ड जो भारत के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स थे, खैर इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो के तहत जो सो कॉल्ड 0.5 फ्रंट इन इंडिया है, इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। एक उदाहरण के तौर पर जो आपने नाम बड़ा प्रोमिनेंट अभी सुना, ज्योति मल्होत्रा का, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फाइनली अरेस्ट किया और अभी एक इंटरोगेशन चल रही है। उस प्रकार से ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू इस पूरी चेन को आईएसआई की पहली बात तो तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आईएसआई ये कैसे ऑपरेशंस भारत में करती है, किस प्रकार से 0.5 फ्रंट को भारत के अंदर नर्चर करती है, एक सेपरेट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी थी कि जो हमने इस पूरे प्रोसेस में ऑपरेशन सिंदूर के जो चाइना के PL-15 के डेब्रीज भारत में गिरे, जो टर्किश मेड ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से प्रयोग किए गए, तुर्की के दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने जब उसका प्रयोग भारत के एयर स्पेस के ऊपर किया और जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको डिस्ट्रॉय करा, तो वो जो ड्रोन्स की डेब्रीज थी वो भी हमारे यहाँ पर गिरी। आज हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसीज, मिलिट्री की एजेंसीज, इसके साथ साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है, वो सारी इन डेब्रीज को PL-15 की खास करके और साथ में जो टर्किश ड्रोन है उनको एनालाइज कर रही हैं। एनालाइज और एग्जामिन करके सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इससे आपको एडवर्सरी यानी कि जो एनिमी पाकिस्तान है उसकी कैपेबिलिटी के बारे में समझ आता है। जब आप उसकी कैपेबिलिटी को समझते हो तो अब आप उसके बेसिस पे एक असेसमेंट अपना प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर मेरे एडवर्सरी के पास ये कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मैंने आपको ये 3 उदाहरण दिए कि हमने डेब्रीज के बेसिस पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके एडवर्सरी कैपेबिलिटी का एनालाइज करना, इसके साथ साथ जो टेक्निकल इंटेलिजेंस लेवल पर सुपीरियोरिटी हमने शो करी वो, और दूसरा जो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल पर कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके जो ISI के ह्यूमन एसेट्स थे भारत में उनको डीकैपेसिटेट किया। ये चीज़ें तो कार्रवाई के तहत चलती रहीं, लेकिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बहुत लंबे समय से, खास करके जब से ऑपरेशन सिंदूर एक टेम्पररी पॉज किया गया है, तब से एक पॉइंट पर बड़े गहरे तरीके से सोच रही थी। और उस सोचने के बाद एक बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट असेसमेंट तैयार ये किया कि ये जो चीज़ें हैं ये तो टेम्पररी हैं, पर भारत के लिए जो एक सबसे बड़ा हेडेक है वो है चाइना को, पाकिस्तान को और टर्की को टैकल करना। क्योंकि आज चाइना, पाकिस्तान, टर्की का ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस को कैसे टैकल किया जाए। देखिए, एक इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप कभी सोच के देखें, एक आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी को लगता है कि भाई पाकिस्तान को टैकल करना है तो पाकिस्तान के अंदर जाके कोवर्ट ऑपरेशंस करो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। चाइना को टैकल करना है तो चाइना की वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर जाके कोवर्ट ऑपरेशंस करो, या तुर्की के अंदर भी वही चीज़ करो। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ऑपरेशन और उनकी जो थिंकिंग का दायरा है वो बहुत वास्ट होता है। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी थिंकिंग को पहली बात तो लिमिट नहीं करती है। आज मैं आपके साथ एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपको यदि चाइना को और टर्की को टैकल करना है, जो कि 2 प्रिंसिपल एजेंट्स हैं जो आज एक थर्ड एजेंट यानी कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पर ये समझना है कि प्रॉब्लम इज़ नॉट पाकिस्तान, प्रॉब्लम इज़ चाइना एंड टर्की। अगर हम चाइना और टर्की को टैकल करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना और टर्की को टैकल करने से पाकिस्तान टैकल होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को टैकल नहीं करना है, पाकिस्तान को सेपरेटली टैकल कीजिए, पर ये जो चाइना, पाकिस्तान और टर्की पाकिस्तान नेक्सस है, इसमें आपको इंडिविजुअली 2 प्रिंसिपल एक्टर्स को अलग से टैकल करना है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये पॉइंट आएगा कि इन दोनों देशों को अगर आपको टैकल करना है तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि आप चाइना या टर्की के अंदर जाके कोवर्ट ऑपरेशंस कीजिए। पर मैंने आपको ये बात बोली, मैंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे ऑपरेट नहीं करती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज एक बहुत ब्रॉडर कैनवस पर अपनी थिंकिंग को लगाती हैं। आज आपको भी एक पॉइंट पे सोचने के लिए मजबूर करता हूँ। हम चाहें तो हम तुर्की के अंदर जाकर या चाइना के अंदर जाकर कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं,
पर इसके सवाए और क्या तरीका है? एक बहुत अच्छा तरीका है। तरीका ये है कि आप आइडेंटिफाई ये कीजिए कि कहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, कि कहाँ पर चाइना के और टर्की के और पाकिस्तान के, इन तीनों देशों के इंटरेस्ट्स कन्वर्ज कर रहे हैं। कहाँ पर इन तीनों देशों के इंटरेस्ट्स कन्वर्ज कर रहे हैं, कहाँ पे वो डाइवर्ज कर रहे हैं, इन जगहों पर सबसे पहले आप विजिबल इंटरसेक्शंस आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये विजिबल इंटरसेक्शन कि कहाँ पर इन तीनों देशों के इंटरेस्ट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डाइवर्ज कर रहे हैं, अगर वो आइडेंटिफाई किए तो उसके बाद आप गेम एक थर्ड टेरिटरी में भी बड़े आसानी से खेल सकते हो। आज भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने लगभग पिछले 2 हफ्ते में जो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के तहत काम किया है, उसमें उनको एक चीज़ की ये भी समझ आई कि अगर हमें चाइना, पाकिस्तान और टर्की के इंटरेस्ट कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंटरसेक्शन पैराडाइम को देखना है तो यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा क्लियर स्पष्ट दिखता है कि इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज जो है वो 2 जगह पर करते हैं, और वो करते हैं सबसे पहले सेंट्रल एशिया का एरिया और दूसरा है कॉकसस एरिया। कॉकसस एक रीजन है जिसको बेसिकली कहा जाता है 3 देशों का रीजन, जहाँ पर अर्मीनिया है, अजरबैजान है और जॉर्जिया है। ये 3 देश हैं वहाँ पर। इन 3 देशों के इंटरसेक्शन में और सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं उनके इंटरसेक्शन में पहली बात तो यहाँ पर एक गेम खेला जा सकता है, क्योंकि ये एरिया है जहाँ पर इन सारे देशों के इंटरेस्ट ग्रेजुअली कन्वर्ज करते हैं। आपको अगर इन देशों को टैकल करके डिविएट करनी है इनकी अटेंशन ताकि ये पाकिस्तान का समर्थन ना करें, तो इनके इस एरिया ऑफ कन्वर्जेंस में जाकर कोवर्ट ऑपरेशंस कीजिए। कैसे करने हैं? 2 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। इन सेंट्रल एशिया के 5 देशों में चाइना आज की डेट में 2 बड़े पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स लेके यहाँ पर कूदा हुआ है। चाइना का पूरा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में क्या है? एक जगह पर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सेंट्रल एशिया में प्रोजेक्ट चला रहा है। दूसरी तरफ चाइना का एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है सेंट्रल एशिया में जिसको हम SCO शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये जो SCO है और ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, ये दोनों चाइना की पूरी जियोपॉलिटिकल एनर्जी को सेंट्रल एशिया में एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा सबसे पहले कि चाइना पहली बात तो इस एरिया में जो गेम खेल रही है वो प्योरली इकोनॉमिक गेम है। अब अगर हम तुर्की का इंटरेस्ट देखें, तुर्की आज की डेट में सेंट्रल एशिया से इंगेज करती है और तुर्की आज की डेट में सेंट्रल एशिया से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और यहाँ पर जो SCO शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों के साथ इंगेज नहीं करती। तुर्की आज की डेट में इंगेज करती है एक संगठन के तहत जिसका नाम है OTS यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स। ये एक ऐसा संगठन है जिसके तहत पहली बात तुर्की आज की डेट में इन सेंट्रल एशिया के देशों में जाकर उनको ये कह रही है कि आप सब के पास एक तुर्किक लेवल पर पुराना तुर्किक डिसेंट है, आपके यहाँ पर पुराने पूर्वज तुर्किक लोग हैं, तो क्यों ना मिलकर एक वास्ट तुर्की, अखंड तुर्की टाइप का बनाया जाए जो कि पहले एक समय पर ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इसी रीज़न से तुर्की का एम्बिशन है कि वो सेंट्रल एशिया में जाकर एक आर्थिक परिस्थिति के तहत एक आर्थिक नीति, इकोनॉमिक नीति नहीं गेम खेल रही है वहाँ पर जैसे चाइना खेल रहा है। तुर्की का एम्बिशन सेंट्रल एशिया में ये है कि वो वहाँ जाकर एक ऐसा गेम खेल रही है कि वो एक कल्चरल इंपीरियलिज्म को रिवाइव करना चाहती है। ये जो तुर्की का कल्चरल इंपीरियलिज्म है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि तुर्की का ये जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है ये पहली बात तो आज की डेट में क्लैश करता है चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ। अब वो क्यों है उस गेम को समझिए, क्योंकि ये है भारत के लिए एक फॉल्ट लाइन जो खेल सकती है भारत। अगर तुर्की आज की डेट में एक इंपीरियलिज्म के नज़रिए से एक ओटोमन इंपीरियलिज्म चाहता है इस एरिया में करना, तो वो चाहता है कि ये सारे के सारे तुर्की लेड जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं वो एक कल्चरल नैरेटिव में, वो एक रिलीजन के नैरेटिव में और वो ओटोमन एम्पायर के अंडर तुर्की को लीडर मानते हुए उसके अंडर काम करते हुए इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करें कि तुर्की उनका एक माई बाप टाइप का बन जाए और कल्चरल लेवल पर तुर्की जो है उनको एकजुट कर कर एक इस्लामिज़म वहाँ पर क्रिएट करे। इस इस्लामिज़म से प्रॉब्लम ये है कि यदि ऐसा होता है तो ये चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहली बात तो अंडरकट करता है। चाइना आज की डेट में इस चीज़ को कतई ही नहीं चाहता कि तुर्की का एम्बिशन यहाँ पर सेंट्रल एशिया में आकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स के तहत इस तरीके से कल्चरल इंपीरियलिज्म की ओर बढ़े।
और आज ये भारत के लिए एक फॉल्ट लाइन है जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने आइडेंटिफाई करी है कि हम 3 खेल खेलेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि आज जो तजिकिस्तान और किर्गिस्तान का इलाका है सेंट्रल एशिया में, पिछले लगभग 2 सालों से तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट को आज की डेट में एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। इन प्रोटेस्टर्स को, खास करके जितने भी वहाँ पर थिंक टैंक्स हैं तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में, जितने भी वहाँ पर आज की डेट में स्टूडेंट नेटवर्क्स हैं तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में, डिजिटल लेवल पर जितने भी लोग हैं तजिकिस्तान किर्गिस्तान के, इनको मोबिलाइज करके और सिविल सोसाइटी के तहत स्ट्रीट लेवल पर प्रोटेस्ट कराया जाए, जिसके तहत चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को लेके एक नेगेटिविटी इन दोनों देशों में फैली हुई है, पहली बात तो उसको एम्पलीफाई किया जाए। उसको अगर हम एम्पलीफाई एक जगह पे करेंगे तो तुर्की को लगेगा कि यार देखो चाइना का एम्बिशन जो है वो अचीव नहीं हो रहा, तो मेरे लिए स्पेस क्रिएट हो रही है। लेकिन इसी दौरान हमें दूसरी चीज़ भी देखनी है। आज अगर हम देखें तजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीच में जो अमू दरिया वाला एरिया है, और आज अगर हम देखें किर्गिस्तान कजाकिस्तान के बीच में जो सिर दरिया वाला एरिया है, ये अमू दरिया सिर दरिया वाले एरिया में चाइना पहली बात तो सारे के सारे ग्लेशियर्स का अपस्ट्रीम कंट्रोल चाहती है। अगर चाइना इन एरियाज़ में अपस्ट्रीम कंट्रोल चाहती है तो हमें एक सिंपल चीज़ करनी है। आज भारत को तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इन 4 देशों में गुडविल प्रोजेक्ट्स के तहत डिप्लोमेटिक लेवल पर वहाँ जाकर जितने भी वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनिशिएट कर देना चाहिए। सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि ये टाइप के वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हमने अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से किए हैं, खास करके पिछले 15 साल में। तालिबान इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है, मैं तालिबान के उस अप्रिसिएशन पे नहीं जा रहा, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है इन पहाड़ी इलाकों में, जो कि अफगानिस्तान की जोग्राफिकली पहाड़ी इलाके जो एक्सटेंड होकर सेंट्रल एशिया तक जाते हैं, उन एरिया में वाटर कंजर्वेशन करने का आज टाइम है, उस डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज़ को लीवरेज करने का। तीसरी चीज़ देखिए, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में बड़े वीक स्टेट्स हैं। इन दोनों वीक स्टेट्स में आज की डेट में भारत को ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हमने बहुत लंबे समय से क्रिएट भी किए हैं, उनको और नर्चर करना है। आज वहाँ पर चाहे बिजनेसमैन के रूप में हमें भेजने हो एसेट्स, या चाहे वहाँ पर स्कॉलर्स के रूप में भेजने हो, और ख़ास करके अगर आप देखें किर्गिस्तान में सैफरन कल्टीवेशन होता है, क्योंकि किर्गिस्तान की जो जोग्राफिकली लोकेशन है और जो वहाँ के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और साथ में वहाँ का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वो समवट जो है एग्रीकल्चर को खास करके बहुत प्रमोट करता है, और ख़ास करके सैफरन कल्टीवेशन, केसर। आज इस कॉन्टेक्स्ट में एग्रेरियन साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजना, जो कि हमारे इस कार्य में मदद करें कि एक ग्राउंड लेवल पर डीप ह्यूमन इंटेलिजेंट एसेट नर्चरिंग का काम कर पाएँ, ये भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण मौका है इस मोमेंट पे। इससे हम चाइना की सारी गतिविधियों पर किर्गिस्तान से लेकर तजिकिस्तान तक पहली बात तो एक नज़र रख पाएंगे डीप लेवल पर। लेकिन सवाल उठता है कि इस पूरे खेल में हम तुर्की को कैसे टैकल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्की का एम्बिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स OTS से है। तुर्की आज की डेट में पहली बात तो चाइना के साथ एक बड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखती है। तुर्की चाइना के बीच में जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है उसमें खरीद फरोख्त यानी कि ट्रेड का एक बहुत बड़ा रूप है। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है जो भारत एक्सप्लॉइट करने जा रहा है, और वो फॉल्ट लाइन है उइगर मुस्लिम्स की। चाइना के अंदर एक प्रोविंस है जिसका नाम है जिनजियांग प्रोविंस। जिनजियांग प्रोविंस जो है ये चाइना का वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है। ये प्रोविंस को आज की डेट में ईस्ट टर्किस्तान भी कहते हैं। इस ईस्ट टर्किस्तान उर्फ जिनजियांग प्रोविंस में जो लोग रहते हैं उनका नाम है उइगर। ये जो उइगर मुस्लिम हैं, पहली बात तो ये हैन चाइनीज से अलग लोग हैं, और दूसरी बात ये जो उइगर मुस्लिम्स हैं ये सुन्नी मुस्लिम हैं, ये तुर्किक भाषा बोलते हैं, और आज ये तुर्किक भाषा बोलने वाले सुन्नी मुसलमानों के ऊपर चीन ने कल्चरल जेनोसाइड किया है। भारत के पास, भारत की RNAW के पास बहुत भरपूर मात्रा में इंटेलिजेंस है कि किस प्रकार से चीन की द्वारा यहाँ पर कल्चरल जेनोसाइड इन लोगों के ऊपर किया गया है, इन लोगों को किस प्रकार से सप्रेस किया गया है। आज भारत के लिए जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वो ये है कि हमें इस चीन के द्वारा इन उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार और कल्चरल जेनोसाइड किया है उसको तुर्की के साथ लपेट के उसको एक्सपोज करना।
कैसे होगा? 2 कदम करने हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें एक उइगर ब्रदरहुड क्रिएट करना है। मिडल ईस्ट में एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट में एक वहाँ पर 1920 में संगठन बना था जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। इसको बनाने वाला हसन अल बन्ना था। हसन अल बन्ना के बाद इसकी लीडरशिप जो थी वो सैयद कुतुब के लीडरशिप में आई। सैयद कुतुब वो व्यक्ति था जो ओसामा बिन लादेन का आइडियोलॉजिकल गुरु था। खैर, मुस्लिम ब्रदरहुड और इन सब चीज़ों पर चर्चा फिर कभी बाद में। इसी प्रकार से उसी मुस्लिम ब्रदरहुड की लाइन पे पहली बात भारत को एक उइगर ब्रदरहुड क्रिएट करना है। इस उइगर ब्रदरहुड में आज हमें जितने उइगर मुस्लिम्स जो जिंजियांग में रहते हैं, उन्हीं के परिवारजन जो किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान में रहते हैं, इन दोनों को लेकर उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान वाले उइगर्स और चीन के जिंजियांग में रहने वाले उइगर्स, इन सारों को मिलाकर एक उइगर ब्रदरहुड अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आप एक उइगर ब्रदरहुड क्रिएट करते हो तो एक पैन उइगर मुस्लिम लेवल की मूवमेंट पहली बात तो इस एरिया में क्रिएट होती है। चाइना आज की डेट में यदि किसी शब्द से डरता है तो वो डरता है उइगर मुस्लिम से। चीन आज की डेट में टैरिफ शब्द से नहीं डरता है। ट्रंप जैसा नमूना जो है उसको इतनी अकल नहीं है कि वो जो है टैरिफ बोलता रहता है और उसको लगता है कि टैरिफ से मेरे डर जाएंगे। देखिए, ट्रंप को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जो विश्व है और जो पूरा ग्लोब है, ग्लोब के अंदर जितने देश हैं ना, वो उसके निकम्मेपन के तरीके से नहीं चलते हैं। आपको हर देश की एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तुर्की आज की डेट में किसी से नहीं डरेगा, लेकिन तुर्की को अगर आपको तंग करना है तो उसके अंदर जाकर सिर्फ एक शब्द बोलिए जो है कुर्दिश लोगों की समस्या और कुर्दिस्तान। ये एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से तुर्की की जितनी पब्लिक लीडरशिप और सरकार है, अगर आपने ये शब्द बोला तो वो 2 दिन सो नहीं पाएगी, क्योंकि वो कांपती है। क्योंकि पिछले 100 सालों से ऊपर हो गए वो कुर्दिश लोगों से लड़ाई लड़ रही है और इस कुर्दिश लोगों की लड़ाई में कई बिलियन डॉलर्स उसने खर्च दिए, लेकिन वो इसके ऊपर विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पाई। हर देश की एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है। इस रीज़न से आप समझिए कि चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी अगर कोई है तो वो है उइगर मुस्लिम्स, क्योंकि उसको ये पता है ये एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर कल्चरल जेनोसाइड करके उसने फोर्सिबली ऑक्यूपाई करके रखा है। यही एक स्थिति आज की डेट में 50 साल पहले तिब्बतियंस को लेके थी, लेकिन उन तिब्बतियंस को हमने उस उइगर मुस्लिम की तरह से कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें उस समय कुछ एक चीन से बहुत लगाव हुआ करता था। हमारी जो लीडरशिप भी थी उस समय की नेहरू की, उसको ये लगता था कि नहीं, जो तिब्बतियंस हैं हमारे को उनका कोई टिबेटियन कार्ड बनाकर प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चीन तो हमारे अपने रिश्तेदार और भाई हैं। तो चलिए, वो एक डिल्यूजनल लीडरशिप के तहत वो हम लोगों ने गतिविधि करी और जिसका आज भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे पास एक ताइवान कार्ड हो सकता था जो हमने नहीं नर्चर करा, एक उइगर कार्ड हो सकता था जो हम नर्चर कर रहे हैं, और एक तिब्बतियन कार्ड हो सकता था जो हम नर्चर नहीं कर पाए। 3 में से हमने 2 कार्ड्स खो दिए और आज हमारे पास केवल 1 कार्ड बचता है। लेकिन अगर आपने उइगर ब्रदरहुड क्रिएट किया, इस उइगर ब्रदरहुड को क्रिएट करने के बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है कि इन उइगर्स को, खास करके जो आज की डेट में उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में रहते हैं, वहाँ से शुरुआत कर सबसे पहले इनको स्कॉलरशिप्स दीजिए। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR जो है उसका प्रयोग कीजिए। ICCR का प्रयोग हम और कई जगहों पर कर चुके हैं। ICCR के तहत आज की डेट में उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान में जितने उइगर रहते हैं, एक उइगर ब्रदरहुड के तहत पहली बात इनको स्कॉलरशिप्स देके इनके बच्चों को भारत बुलाइए। इनके बच्चों को भारत बुलाकर यहाँ पर जो है उनको एजुकेशन फैसिलिटी दीजिए। इसके साथ साथ इनके ऑफिसर्स को जो है उइगर, खास करके उन लोगों को ट्रेन कीजिए मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर। इसके साथ साथ तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत जितने भी उइगर मुस्लिम से यदि किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान में वो चाहते हैं तो वहाँ से उठाकर उनको यहाँ भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए। इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि भारत अपने सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके एक स्कॉलरशिप, कल्चरल फोरम्स, मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अपने आप को एक पोजीशन कर पाएगा एज अ डिफेंडर ऑफ कल्चरल राइट्स ऑफ द उइगर मुस्लिम्स। और जैसे ही भारत अपने आप को पोजीशन करता है एक कल्चरल डिफेंडर ऑफ उइगर्स, कोशिश करके समझने की यहाँ पर चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इस चीज़ पर तो आप समझेंगे कि जिस मोमेंट पर भारत ने अपने आप को आज पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि उइगर मुस्लिम्स किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान से लेकर ईस्ट टर्किस्तान तक, पहली बात ऐसे लोग हैं जिनके कल्चरल डिफेंडर्स हम हैं,
इस कॉन्टेक्स्ट में तुर्की के ऊपर दबाव पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, तुर्की और चीन के बीच में समस्या ये है कि उनका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है। तुर्की आज की डेट में अगर मान लीजिए गाज़ा पट्टी में कोई समस्या होती है तो वो हमास का प्रयोग करके हमास को एक लिबरेशन मूवमेंट बोलेगा। कश्मीर में आतंकवादी जो ये पाकिस्तानी भेजते हैं, इन पाकियों के आए हुए आतंकवादियों को वहाँ पर वो फ्रीडम फाइटर बोलेगा। लेकिन जब चीन आज की डेट में इन उइगर मुस्लिम्स के ऊपर कल्चरल जीनोसाइड करेगा तो सुल्तान अर्दोगान जो बैठा है वहाँ पर, उस समय उसको चुप्पी साध जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पर ये है फॉल्ट लाइन जो भारत को एक्सप्लॉइट करनी है। भारत को आज की डेट में ये बात बोलनी है पूरे विश्व के सामने ले जाकर, जिसके लिए क्रेडेंशियल बिल्ड करना है कि वी आर द कल्चरल डिफेंडर्स ऑफ उइगर मुस्लिम्स, और ये बात बतानी है कि देखिए ये तुर्की है और इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब आज उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो सुल्तान अर्दोगान चुप होकर अपने कमरे में बैठ जाता है, उसकी जुबान नहीं खुलती उस समय। अगर आप ये हिपोक्रेसी, आज आप ये अगर डबल स्टैंडर्ड्स पहली बात एक्सपोज करना चालू करो तो तुर्की और चीन के बीच में एक टेंशन पैदा होगी। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण देश है अर्मीनिया। अर्मीनिया और तुर्की की बिल्कुल नहीं बनती। उनका ऐतिहासिक रीज़न है। उसका एक रीज़न अगर एक लाइन में बोलूँ तो अर्मीनिया ओटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था, और अर्मीनिया जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, अर्मीनिया के जितने लोग थे वो क्रिश्चियन थे। ओटोमन एम्पायर में सारे मुस्लिम थे। रशिया उस समय जब ओटोमन एम्पायर होता था तो वो इन क्रिश्चियंस का अर्मीनिया में जो रहते थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो ओटोमन एम्पायर के लोगों को ये लगता था कि रूस जो है इन अर्मीनियंस का प्रयोग करके ओटोमन एम्पायर को कमज़ोर कर रहा है। इस रीज़न से विश्व युद्ध 1 के आसपास एक अर्मीनियन जीनोसाइड हुआ, और ये जो अर्मीनियन जेनोसाइड हुआ, इस जेनोसाइड में जो पूरा विश्व मानता है सवाई तुर्की के, तुर्की ने कई लाख अर्मीनियन लोगों को बुचर करके उनको मार दिया। और आज उसके बाद से लेके आज तक अर्मीनिया के बीच और तुर्की के बीच में जो नाते हैं वो बहुत ख़राब है। आज अर्मीनिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कॉकसस रीजन में एक ऐसी लोकेशन है जिसमें सबसे पहली बात भारत के लिए एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि तुर्की आज चाहे अर्मीनिया को ना माने, भारत अर्मीनिया को मानता है। दूसरी बात, अर्मीनिया को काउंटर करने के लिए तुर्की उसके नेबर अजरबैजान को सपोर्ट करता है, भारत अजरबैजान को नहीं मानता। भारत आज की डेट में अर्मीनिया को मानता है क्योंकि तुर्की अर्मीनिया को नहीं मानता। भारत आज की डेट में अर्मीनिया को आर्म्स सप्लाई करता है, जो अर्मीनिया है उन आर्म्स का प्रयोग करती है अजरबैजान के ऊपर, जिसको आर्म्स तुर्की सप्लाई करता है। तो यहाँ पर खेल सिंपल है। अर्मीनिया आज की डेट में एक बेस है, एक फॉरवर्ड स्टेशन है, जिसको हमें यूटिलाइज करना है इस प्रकार से कि जब हम एक उइगर ब्रदरहुड बना लें, इस उइगर ब्रदरहुड को बनाने के बाद उस उइगर ब्रदरहुड की सारी कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी बड़े उइगर मुस्लिम लीडर्स हैं उनको बुलाकर एक अर्मीनिया में बिठाकर तुर्की के बगल में वहाँ से एक नरेटिव क्रिएशन करना है। और इस कार्य में अर्मीनिया के, इस कार्य में भारत के 4 देश हमारी मदद करेंगे। ग्रीस, क्योंकि ग्रीस और तुर्की की नहीं बनती, अलग कारण है, उन पे नहीं जाऊंगा मैं। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों की तुर्की से नहीं बनती, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई दोनों सुन्नी देश हैं, तुर्की सुन्नी देश है। सऊदी अरेबिया अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानता है और तुर्की कहता है कि मैं इस लीडरशिप पोजीशन को चैलेंज करूंगा। तो आज जो चीज़ अमेरिका के बीच में और चीन के बीच में चल रही है कि विश्व का सुपर पावर कौन है, वो सुन्नियों का सुपर पावर कौन है, ये डिबेट चल रहा है सऊदी अरेबिया यूएई प्लस तुर्की के बीच में। और सऊदी अरेबिया यूएई तुर्की में तुर्की को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया यूएई भारत के साथ है। और चौथा देश है इजराइल। इजराइल तुर्की का हार्डकोर एनिमी है। क्यों? क्योंकि तुर्की आज की डेट में गाज़ा पट्टी में हमास का समर्थन करता है। इस मोमेंट पर यदि भारत अर्मीनिया को बेस बनाकर ग्रीस, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल की मदद लेकर अगर वो उइगर ब्रदरहुड को प्रमोट करे और इस उइगर ब्रदरहुड को प्रमोट करके तुर्की को इनसर्कल कर दे हर तरफ से कि उइगर मुस्लिम्स को लेकर उइगर ब्रदरहुड की कॉन्फ्रेंस एक बार अर्मीनिया में हो रही है, फिर ग्रीस में हो रही है, ग्रीस के बाद जो है यूएई में हो रही है, फिर सऊदी अरेबिया में हो रही है, फिर उसके बाद तुरंत इजराइल में हो रही है। तुर्की को इतना बावला बना दे कि वो समझ ही ना पाए कि उसके आसपास जो गतिविधियां चल रही हैं उनमें वो उझलता रह जाएगा।
और बीच बीच में एक आध कॉन्फ्रेंस साइप्रस में भी करा दो, जिसकी भी तुर्की से नहीं बनती। हर तरफ से तुर्की की डिप्लोमेटिक एनर्जी का इतना ड्रेन करो कि तुर्की अपने नेबरहुड में घुसता रह जाए। और चीन के जितने भी प्रोटेस्ट आज की डेट में, अमू दरिया, सिर दरिया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान में BRI के प्रोटेस्ट, किर्गिस्तान तजिकिस्तान में जो वीक स्टेट्स हैं जहाँ पर ह्यूमन नर्चर करके हम BRI के ऊपर नज़र रख सकते हैं, चाइना की ये वल्नरेबिलिटी को अगर आप सेंट्रल एशिया में एक्सप्लॉइट करो तो चाइना अपने सेंट्रल एशिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगा। एक जगह तुर्की ये काम करेगा, एक जगह चाइना ये काम करेगा। ये भूखे नंगों का समर्थन कौन करेगा? नीच किस्म का देश पाकिस्तान। इस गतिविधि को समझिए, क्योंकि इस रणनीति के तहत भारत सबसे पहले BRI की लेजिटिमेसी को अंडरमाइन कर सकता है। क्योंकि आज हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको चैलेंज नहीं करना है, हमें उसकी लेजिटिमेसी पे अटैक करना है। हमें तीसरे देश में जाकर उसकी लेजिटिमेसी को इस प्रकार से अटैक करना है कि पूरे विश्व में एक इमेज जाए कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो छोड़ो सर, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की लेजिटिमेसी तक नहीं बचा पाएगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज़, तुर्की को इस लेवल पर पुश कर दिया जाए। ये जो गतिविधि मैंने आपको उइगर ब्रदरहुड का पूरा फॉर्मूला समझाया कि इसके बाद तुर्की के लिए पूरे मुसलमान वर्ल्ड में एक डिलेमा पैदा हो जाए कि भैया तुर्की चाहता क्या है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाइना के साथ, या वो जेन्युइनली इस्लाम और एक ओटोमन एम्पायर के रिवाइवल को चाहता है। क्योंकि तुर्की का कोई एम्बिशन ओटोमन एम्पायर के रिवाइवल का नहीं है। तुर्की का एम्बिशन एक जगह पर ढोंग है कि मैं ओटोमन एम्पायर का रिवाइवल करूंगा, और दूसरी जगह पर वो जो है चाइना के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रख रहा है। अगर आज इस डिलेमा को पूरा एम्पलीफाई करके एक्सपोज कर दिया तो कल को तुर्की के सामने ये चैलेंज आ जाएगा कि वो अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी जो बनाने की कोशिश कर रहा है उसको हम क्रम्बल कर रहे हैं नीचे से। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को एम्पलीफाई करते हुए उइगर ब्रदरहुड को बनाकर उसकी कॉन्फ्रेंसेस कर अपनी सॉफ्ट पावर को भी हार्ड जो है एम्पलीफाई किया, और अपनी हार्ड डिप्लोमेटिक और हार्ड कोवर्ट पावर को भी एम्पलीफाई किया। तो तुर्की और चाइना को टैकल करने के लिए आपको इस वीडियो के बाद एक चीज़ समझ आ गई होगी कि तुर्की और चाइना के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक प्रिंसिपल आज दे दिया जिसको पूरे आगे के समय याद जरूर रखिएगा कि किसी भी देश को टैकल करने के लिए उस देश के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन करने के सवाए उसके वैकल्पिक तौर पर एक एज एन ऑल्टरनेटिव आप उस कंट्री के इंटरेस्ट्स कहाँ पर कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं, उन विजिबल इंटरसेक्शंस को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर कोवर्ट ऑपरेशंस करो। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी नॉलेज इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर ज़रूर बढ़ी होगी। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पूरे थॉट को लेके क्या मानना है। धन्यवाद।